नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ 9 जून को लेंगे। उससे पहले एनडीए सांसदों की बैठक हुई और उस बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। लेकिन पिछले 2 टर्म में जिस तरीके से बीजेपी को अपने दम पर बहुमत थी, उस आंकड़े तक इस बार बीजेपी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में उसे अपने सहयोगियों का खास ख्याल रखना होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के लिए आगे चुनौतियां क्या-क्या आने वाली हैं। एनडीए ने लगातार तीसरी बार आम चुनाव में बहुमत हासिल किया। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 जून को राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी की जा रही है। देश दुनिया के मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है। समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गुजरात के वडनगर से शुरू हुआ सिलसिला पहले 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री पद पर आ पहुंचा है। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश में मोदी 3.0 की शुरुआत होगी। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वे देश के दूसरे ऐसे नेता बनेंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के पीएम बने। इससे पहले यह रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। तीसरी बार शपथ ग्रहण के साथ ही नरेंद्र मोदी नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। एनडीए ने बहुमत के लिए 272 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। एनडीए के घटक दलों ने 543 में से 292 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं आईएनडीआईए की बात करें तो विपक्षी गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने इस बार 99 सीटों पर जीत का परचम लहराया। 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। बीजेपी उनके नाम पर चुनाव लड़ी। 30 साल बाद पहली बार किसी दल को संसद में बहुमत मिला। बीजेपी 284 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरकर सामने आए। 5 साल सरकार चलाने के बाद दूसरी बार 2019 में भी बीजेपी को बहुमत मिला। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बीजेपी ने 303 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 5 साल सफल सरकार चलाने के बाद 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो,
उड़ीसा हो या फिर सिक्किम, 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रपति भवन को सजाया जा रहा है। 2014 में जब पहली बार उन्होंने शपथ ली थी, उस वक्त सार्क देशों के लीडर्स को न्योता भेजा गया था। इसके तहत पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे समारोह में शामिल हुए थे। 2019 में जब दूसरी बार उन्होंने शपथ ली थी, उस दौरान बिम्स्टेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। समारोह में किर्गिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के लीडर्स ने हिस्सा लिया था। नौ जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। मेहमानों को न्योता भेजा जा रहा है। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण में मेहमान शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश, रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति श्रीलंका, पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री नेपाल, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक राजा भूटान, मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति मालदीव। राष्ट्रपति मुइज्जू का भारत आना इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि चीन के करीबी माने जाने वाले मुइज्जू के नेतृत्व में मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंध पहले से कमजोर हुए हैं। हालांकि वह आम चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी को बधाई देने वाले विदेशी नेताओं में से एक थे। वैसे पीएम मोदी की सरकार की सफलता में विदेश नीति में सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला है। मोदी 3.0 की शुरुआत से पहले मुइज्जू का भारत आना भारत और मालदीव के संबंधों में एक नए आयाम की तरह देखा जा रहा है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। 24 के चुनाव में भले ही बीजेपी को अकेले बहुमत न मिला हो, बावजूद इसके पीएम मोदी एनडीए सरकार में विकास के सभी कामों को जारी रखने का दावा कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात हो या वाटरवे का निर्माण, घर घर सोलर पावर पहुंचाने का अभियान हो या सेमीकंडक्टर हब बनाने का प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या इसरो को नए मुकाम पर पहुंचाने का प्लान, नरेंद्र मोदी ने मोदी 3.0 में विकास के तमाम कामों को जारी रखने का भरोसा दिलाया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम मोदी अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारत को विकसित बनाने की बात कह रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 सीट जिताने की अपील कर रहे थे। अब की बार 400 पार। लेकिन नतीजे से बीजेपी को निराशा हाथ लगी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो उभरी, लेकिन बहुमत से दूर रही। बीजेपी के खाते में 240 सीटें आई, तो वहीं एनडीए 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर गई। लेकिन रिजल्ट के बाद पीएम मोदी के तेवर देखकर ऐसा लगा कि नंबरों के खेल में वो अपने एजेंडे से डिगने वाले नहीं हैं। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज
बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। 24 के नतीजे के बाद पीएम मोदी का पहला संदेश उनके कमिटमेंट को और भी पुख्ता कर रहा था। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर उनकी सरकार द्वारा तेज प्रहार लगातार जारी रहेगा। किसी भी सूरत में इसमें कमी नहीं आएगी। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों के बचाव में खड़े होने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राजनीति के लिए भ्रष्टाचार का महिमा मंडन शुरू हो जाए तो निर्लज्जता की सीमा पार हो जाती है। पीएम मोदी का कड़ा संदेश यही था कि तीसरे कार्यकाल में हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ना मोदी सरकार का लक्ष्य रहेगा। 20वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे टर्म में कुछ लक्ष्य तय किए हैं। मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, रेलवे का विकास, इसमें बुलेट ट्रेन और वंदे भारत जैसी ट्रेनों को विस्तार देना शामिल है। साथ ही साथ आने वाले 5 साल वाटरवे के अभूतपूर्व इस्तेमाल के होंगे। आने वाले 5 साल में भारत के डिफेंस एक्सपो को एक नए रिकॉर्ड पर ले जाया जाएगा। आने वाले सालों में भारत के स्पेस सेक्टर की नई उड़ानें देखने को मिल सकती हैं। भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 5 साल में उनकी सरकार का लक्ष्य सोलर पावर को भारत के घर घर तक पहुंचाने का है। मोदी सरकार का लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का है। मोदी 3.0 के कार्यकाल में सरकार का लक्ष्य आने वाले 5 सालों में भारत को इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर है। कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। इन सब ने अपने अपने समय में अपने अपने कार्यकाल में जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है देश को दिया है। और इस प्रकार से एनडीए एक प्रकार से एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। सेमीकंडक्टर मिशन के क्षेत्र में संभावनाओं को और भी बल देने पर है। कुल मिलाकर मोदी 2.0 में विकास का जो खाका खींचा गया था, शपथ लेने से पहले पीएम मोदी ने जता दिया है कि मोदी 3.0 में भी सारी योजनाओं पर पहले की तरह ही अमल किया जाएगा। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। इस बार बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बीते 2 टर्म की तुलना में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। ऐसे में इस बार देखना होगा कि मोदी सरकार सहयोगियों के साथ किस तरह का तालमेल रख पाती है। बीजेपी इस बात का भी खास ख्याल
रखेगी कि वक्त के साथ हालात बदलते हैं। ऐसे में देखना होगा कि मोदी 3.0 में बीजेपी सहयोगियों का ख्याल कैसे रखती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भले ही 2024 में एनडीए को बहुमत मिला हो, लेकिन जिस तरह का जनादेश मिला है उसने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 2019 के चुनाव में जहां बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी, बीजेपी को कुल वोटों के 37.7% वोट मिले थे। 2014 की तुलना में बीजेपी को 21 सीट और 6.3% वोट ज्यादा मिले थे। वहीं 2024 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 63 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी को 240 सीटें मिली और बीजेपी का वोट 1.2% से घटकर 36.5% पर आ गया। विकास के दावों के बावजूद चुनावी परिणाम ने बीजेपी को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। 1984 के बाद बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी 232 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाई है। जब यूपीए एक सरकार बनी तब कांग्रेस के पास सिर्फ 145 सीटें थी। 2009 में यूपीए 2 सरकार में कांग्रेस के पास 206 सीटें थी। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 240 सीटें जीतने पर बीजेपी पर सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल गठबंधन की सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। 10 साल सरकार चलाने के बाद कांग्रेस के वोट शेयर और सीटों में जहां काफी कमी देखने को मिली थी, उस हिसाब से देखें तो बीजेपी को 10 साल के कार्यकाल के बाद कम नुकसान हुआ है। 2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी थी, तब कांग्रेस के 145 सांसद थे। 2009 में कांग्रेस ने 206 सीटें जीती थी, लेकिन तीसरी बार कांग्रेस को खासा नुकसान उठाना पड़ा। 2014 में कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस की सीटों में 79% की कमी आई थी और कांग्रेस को 9% वोटों का नुकसान हुआ था। जबकि बीजेपी की बात करें तो 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी। 2019 में 303 सीटें जीती थी, जबकि 2024 के चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली। 10 साल बाद बीजेपी की सीटों में 21% की कमी आई है। बीजेपी का वोट शेयर 1.2% कम हुआ है। 2014 के आम चुनाव के बाद से राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि भारत में गठबंधन की राजनीति का अंत हो चुका है, लेकिन 2024 से फिर गठबंधन की शुरुआत हो गई। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी किंगमेकर के रूप में उभरकर सामने आई है। जेडीयू ने बिहार में 12 सीटों पर जीत दर्ज की है और टीडीपी ने 16 सीटें जीती हैं। इसलिए इस बार टीडीपी और जेडीयू किंगमेकर की भूमिका में उभरकर सामने आई हैं। ऐसे में मोदी सरकार की पहले से तय कुछ योजनाओं पर नए सिरे से सोचना पड़ सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून, वन नेशन वन इलेक्शन और मुस्लिम आरक्षण बिल, इन कानूनों को खत्म करने पर सहमति बन पाएगी। आगे आने वाले समय में सबकी नजर इस ओर होगी कि कैसे मोदी 3.0 में एनडीए के घटक दलों में आपसी तालमेल के जरिए आगे बढ़ा जाएगा। जिस गर्मजोशी के साथ एनडीए के घटक दल आपस में मिले हैं, नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है। मोदी सरकार के 2 कार्यकाल काफी ऐतिहासिक रहे हैं। तीसरे टर्म को लेकर पहले से प्लान को अमली जामा पहनाया जा रहा है।
इस बार बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है, लेकिन बीते 2 टर्म की तुलना में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है। ऐसे में इस बात को देखना होगा कि मोदी सरकार सहयोगियों के साथ किस तरह का तालमेल रख पाती है। बीजेपी इस बात का भी खास ख्याल रखेगी कि वक्त के साथ हालात बदलते हैं। बीजेपी अपने सहयोगियों का कैसे ख्याल रख पाती है या फिर अपने कुनबे का और विस्तार कैसे कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।